गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बबीता कुमारी गांधी स्मारक प्लस 2 उच्च विद्यालय में भूगोल की शिक्षिका। भूगोल विषय पढ़ने के दौरान हम लोग देखेंगे कि तीसरे अध्याय जिसका शीर्षक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इस संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से तर्क दिया है, अपने हिसाब से प्रमाण दिया है, जिसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना या उसकी बनावट कैसी है का बंटवारा किया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि किन किन प्रमाणों के आधार पर यह बताया जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जितने प्रकार के प्रमाण हैं या विद्वानों ने उनको अपना तर्क का आधार माना है, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत जैसे हम लोग जानते हैं कि वे स्रोत जिन्हें हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जैसे खनन के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी धरातल के नीचे की संरचना किस प्रकार है, वो खनन करके हम लोग प्रमाणित कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन सा भाग ठोस अवस्था में है, कौन सा भाग द्रवीय अवस्था में है, कौन सा भाग प्लास्टिक स्टेज में है। इसलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रवेधन के आधार। प्रवेधन मतलब ड्रिल करके हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में डीप बोरिंग होता है या चापाकल जब खुदवाता है तो देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में वो प्रवेधन किया जाता है, जिसके आधार पर उससे निकलने वाले जो भी पदार्थ होते हैं हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इसके नीचे का पदार्थ किस प्रकार का है। ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी कहीं पर अगर प्रस्फुटित होती है तो उसके द्वारा निकले हुए लावा से, उसके द्वारा निकले हुए पदार्थों से हम लोग ये जान सकते हैं कि किस स्थान पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जा रही हैं, कहाँ मिनरल्स पाए जा रहे हैं, कहाँ मिनरल्स नहीं हैं, है ना। इसके आधार पर हम लोग ये क्या है, ये प्रत्यक्ष स्रोत हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसके आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की कल्पना कर सकते हैं। इसी के अनुरूप हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत, जिसमें पहला है तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण, भूकंप। तापमान हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सतह से गहराई की ओर जाते हैं, हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। कितना? हर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बढ़ जाता है। ये आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। गहराई के साथ साथ तापमान में वृद्धि, अर्थात एक समय ऐसा आएगा कि तापमान की वृद्धि के कारण पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो तप्त पिघला हुआ अवस्था में पाया जाएगा। तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि ऊपरी सतह यदि ठोस है तो आंतरिक भाग हो सकता है तापमान वृद्धि के कारण वो पिघला हुआ अवस्था में होगा। उसी प्रकार दबाव, दबाव के आधार पर भी हम लोग ये जान सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जिससे पृथ्वी जिन चट्टानों से वो मिल करके बनी हुई है उसमें दबाव की प्रक्रिया क्या है, कितने घनत्व वाले चट्टानों से ये निर्मित हुआ है, उसके आधार पर भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। घनत्व, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जितने प्रकार के चट्टान से पृथ्वी का आंतरिक भाग की संरचना हुई है, निर्माण हुआ है, वो कितने घनत्व वाले चट्टानों से वह निर्मित है, इसका अनुमान हम लोग देख सकते हैं भूकंपीय आधार पर। जिस भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होने वाले प्रमाणों के आधार पर हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा चट्टान कितने घनत्व का है। उल्काएं जो अवशेष भाग हैं, जो आकाशीय पिंड के अवशेष भाग हैं, जो कहा जा सकता है कि यह पिछले अध्याय में हम लोग देखे थे कि ब्रह्मांड के निर्माण के समय जो गर्म तप्त पदार्थ था जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है,
वो एक तरह से सूक्ष्म कण है जो उल्काओं के रूप में वो तप्त भाग ठंडा हो चुका है वो और वे उल्काएं उनके उनसे जो अवशेष निर्मित हो रहे हैं, जो उनसे राख हमें प्राप्त हो रहे हैं, उनके अध्ययन से हम लोग ये जान सकते हैं कि उनकी संरचना किन किन प्रकार के चट्टानों से हुई है। अगला है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के आधार पर हम लोग ये जान सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी पदार्थ को हम लोग आकाश की ओर फेंकते हैं तो वो वायुमंडल में बाहर न गिर करके वो सीधे धरातल पर आकर के गिरता है। कारण यह है कि पृथ्वी के केंद्र में कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके आधार पर वह पदार्थ खींच करके धरातल की ओर वो वापस गिर जाता है। तो उसकी संरचना के विषय में हम लोग जान सकते हैं कि किन किन चट्टानों से, किन किन खनिजों से वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का गठन हुआ है। इसके अलावा एक प्रमाण और है भूकंप। भूकंप हम लोग जानते हैं भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग में कंपन उत्पन्न होना। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। एक तरंगे हैं पी तरंगे, दूसरा एस तरंगे और तीसरा एल तरंगे। पी तरंगे जो सिर्फ और सिर्फ ठोस पदार्थों में ही तीव्रता से प्रवेश करती हैं। इसका गुण यह है, इसकी विशेषता यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ ठोस पदार्थों में ही गमन करती हैं। दूसरी तरंगे हैं एस तरंगे, जिसका और भी हम लोग विस्तार से आगे की ओर अध्ययन करेंगे। एस तरंगे, इसे एस तरंगे नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह हमेशा से समकोण में गमन करती हैं। एस तरंगों को सेकेंडरी तरंगे या गौण तरंगे भी नाम दिया जाता है। यह अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं, परंतु तरल पदार्थ में यह जाते ही अस्पष्ट हो जाती हैं या वहां जाकर के ये लुप्त हो जाती हैं। इसका वहां पर प्रमाण नहीं मिलता है। एल तरंगे सिर्फ यह धरातल के ऊपरी सतह पर ही भ्रमण करती हैं या ऊपरी सतह तक ही सीमित रहती हैं। हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक भूकंप के कारण जो नुकसान होता है एल तरंगों के कारण ही नुकसान होता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, यह सिर्फ पृथ्वी के धरातलीय भागों में ही गमन करती हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के तरंग के आधार पर, जैसे हम लोग यहाँ पर देखें कि भूकंप पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे जो प्रमाणित करती हैं कि कौन सी तरंगे ठोस में जाती हैं, कौन सी तरंगे द्रव्य भाग में भी प्रवेश करती हैं और कौन सी तरंगे हैं जो सिर्फ ऊपरी सतह पर ही गमन करती हैं। तो इस प्रमाण के आधार पर या भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 संरचनाओं में विभाजित किया गया है। पहला है भूपरपट्टी, दूसरा है मेंटल, भूपरपट्टी, दूसरा मेंटल और तीसरा है क्रोर या कोर भी हम लोग कहते हैं। क्रस्ट, मेंटल और कोर। यदि पृथ्वी के किसी भाग को काट के रूप में अगर दर्शाया जाए तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हो गया ये क्रस्ट, दूसरा ये भाग हो गया मेंटल और तीसरा ये पार्ट हो गया कोर। क्रस्ट पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी पतली परत जिसकी गहराई 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक मानी गई है। इसमें सागरीय भाग और स्थलीय भाग दोनों को सम्मिलित किया गया है। इसी क्रस्ट में ही क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्थल भाग और दूसरा सागरीय भाग। यह स्थल भाग और ये सागरीय भाग। स्थल भाग जो धरातल के ऊपरी सतह के सबसे कम भाग को यानी कि लगभग 35% भाग में यह स्थल भाग उपस्थित है, जबकि सागरीय भाग लगभग 65% भाग पर उपस्थित है। सागरीय भाग की मोटाई
का अनुमान लगाया जाता है कि यह 8 किलोमीटर तक गहराई में यह पाया जा रहा है, जबकि स्थल भाग की मोटाई 25 से 50 किलोमीटर मानी गई है। इसकी औसत जो मोटाई है वह 30 किलोमीटर है। स्थलीय भाग की संरचना समान नहीं है, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जा रहे हैं और कहीं पर गहरे गर्त भी पाए जा रहे हैं, जबकि सागरीय भाग की संरचना भी असमान है, लेकिन वह धरातल से उसकी गहराई कम पाई जाती है। दूसरा है मेंटल। मेंटल जो जस्ट भूपरपट्टी या क्रस्ट के नीचे का भाग, भूपरपट्टी या क्रस्ट के नीचे का भाग है, जो मोह असंबद्धता क्षेत्र, इसे मोह असंबद्धता क्षेत्र कहा जाता है, से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोह असंबद्धता क्षेत्र से शुरू होकर 2900 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। मेंटल को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऊपरी दुर्बलता मंडल और दूसरा निचला मेंटल। ये भाग हो गया ऊपरी दुर्बलता मंडल और दूसरा भाग हो गया निचला मेंटल। जो ऊपरी दुर्बलता मंडल है वहाँ पर भूकंपीय गति मंद हो जाती है। ऊपरी दुर्बलता मंडल जो है वो यहाँ पर भूकंपीय तरंगे मंद हो जाती हैं। इसकी गहराई 400 किलोमीटर तक मानी गई है। इसकी गहराई लगभग 400 किलोमीटर मानी गई है तथा इसी भाग पर ज्वालामुखी उद्भेदन की क्रियाएं संपन्न होती है और यहीं से ज्वालामुखी का उद्भेदन सतह तक होता है। इसका घनत्व 3.4 ग्राम क्यूब सेंटीमीटर तक माना गया है। इसके जस्ट नीचे ऊपरी दुर्बलता मंडल या 400 किलोमीटर के नीचे का भाग निचला मेंटल कहलाता है, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक मानी गई है। इसके जस्ट नीचे आप देखिए तीसरा जो है वो क्रोड़ के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो भाग हो गया वो क्रोड़ के नाम से जाना जाता है। क्रोड़ को 2 भागों में बांटा गया है, एक बाह्य क्रोड़ और दूसरा आंतरिक क्रोड़। ये हो गया बाह्य क्रोड़ और ये हो गया आपका बाह्य क्रोड़ और ये भाग हो गया आंतरिक क्रोड़। इस भाग को गुटेनबर्ग असंबद्ध क्षेत्र कहा जाता है। इस भाग को गुटेनबर्ग असंबद्ध क्षेत्र कहा जाता है और इस भाग को मोह असंबद्ध क्षेत्र, मोह असंबद्ध क्षेत्र, ये ध्यान में रखिएगा। ये 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोह असंबद्ध क्षेत्र और गुटेनबर्ग असंबद्ध क्षेत्र, ये कहाँ से शुरू हुआ? यह जहाँ से मेंटल समाप्त हो रहा है और क्रोड़ की शुरुआत हो रही है, इस भाग को गुटेनबर्ग असंबद्ध क्षेत्र कहा जाता है। यह जो बाह्य क्षेत्र है, बाह्य क्रोड़ है, वहाँ पर एस तरंगे प्रवेश नहीं करती क्योंकि यह भाग द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। अधिक तापमान के कारण, पहले ही हमने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे हम जाते हैं गहराई की ओर, हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण यह भाग जो है वो द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। चूँकि उससे और अधिक गहराई में जब हम लोग जाते हैं तो इस भाग में दबाव के कारण और घनत्व की अधिकता के कारण यह भाग द्रवीय अवस्था में उपस्थित न होकर के ये ठोस अवस्था में आ जाता है। तो ये जो अप्रत्यक्ष प्रमाण है वो भी यहाँ पर सत्यापित हो रहे हैं कि कैसे दबाव के कारण, घनत्व के कारण इनके आंतरिक संरचना का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो यह हो गया आपका क्रस्ट, ये भाग मेंटल और ये भाग आपका कोर हो गया। स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में या पृथ्वी के आंतरिक संरचना में सहायक होने वाले जो खनिज पदार्थ हैं उनके आधार पर भी इसका विभाजन किया है। स्वेस महोदय का कहना है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, इसे उन्होंने सियाल का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सियाल का नाम। सियाल अर्थात यह सिलिका और एल्यूमिनियम
यहाँ पर आप देख लीजिए सियाल, ये दोनों के जो सिंबॉलिक अक्षर हैं उनके आधार पर इनका नामकरण किया गया है, सियाल प्लस एल्युमिनियम। हाँ, सियाल प्लस एल्युमिनियम यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम से मिल करके यह बना हुआ है, इसलिए इसका नाम दिया गया सियाल। दूसरा मेंटल, मेंटल को ही सीमा का नाम दिया गया है क्योंकि इस भाग में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। वैसे ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो क्रोड है उसे निफे का नाम दिया गया है। इस भाग को निफे भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस भाग में निकेल और फेरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। निकेल और फेरस की मात्रा अधिक होती है। इसका प्रमाण हम लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना ऐसे पदार्थों से, जैसे बताया गया गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग का निर्माण कुछ ऐसे पदार्थों से हुआ है जो किसी भी लौह युक्त पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है, जो प्रमाणित करता है कि इसके आंतरिक भाग में फेरस है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन किया गया है। आप इसको ध्यान से याद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।